नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए हैं, तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी अच्छे और बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज हम एक माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो लेकर आए हैं। ये एक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से संबंधित एक जजमेंट है। इस जजमेंट में देखिए क्या था, उसमें हम थोड़ा सा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में एक जो ऑर्डर 1 रूल 10 और ऑर्डर 6 रूल 17 के ऊपर ये कवरेज है इस जजमेंट की। जब भी कोई सिविल सूट फाइल करते हैं तो एक पार्टीज है वो अपनी अमेंडमेंट लगाना चाहें, प्लेंट को अमेंड करना चाहें तो वो प्लेंट को अमेंड कर सकती है, लेकिन कुछ कंडीशंस भी होती हैं। उस कंडीशंस को इस जजमेंट के ये एक रिसेंट जजमेंट आई है, इसके जानने की कोशिश करते हैं। ये 12 जुलाई 2022 की ये जजमेंट है। इस जजमेंट में क्या हुआ था देखते हैं। देखिए, सिविल अपील है और सिविल अपील 3740 ऑफ 2022 की है। फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन पे भी राइज करते हैं, क्या हुआ था, क्या था इस जजमेंट में। तो जो कि लॉ और फैक्ट्स हैं इस अपील के। कॉमन जजमेंट थी जो हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की जो जजमेंट के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट में ये पार्टीज आई थी और यहाँ पे ये निकला कि कॉमन जजमेंट जो पास हुई थी 15 सितंबर 2021 की एक जजमेंट थी हाई कोर्ट की, और उसमें एप्लीकेशन थी कमर्शियल सूट की ऑर्डर 1 रूल 10 और ऑर्डर 6 रूल 17 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की थी, जिसमें एप्लीकेशन सबमिट की गई थी ओरिजिनल प्लेंटिफ ने, और हाई कोर्ट ने वो अलाउ कर दी थी एप्लीकेशंस को और परमिट किया था ओरिजिनल प्लेंटिफ को कि वो अपनी रिस्पेक्टिव सूट्स को अमेंड करना चाहें और इम्प्लीड करना चाहें मॉर्टगेजेस जो कि बैंक थे वो कर सकते हैं। तो उसके अगेंस्ट में जो रिस्पोंडेंट जो डिफेंडेंट थे उन्होंने अपील फाइल की थी। और देखिए इसमें क्या था कि और यहाँ पे फैक्ट्स ये थे कि जो अपीलेंट थे उन्होंने लाइसेंस था, मतलब शॉप्स, इंडिविजुअल शॉप्स हैं वो अलॉट कर रखी थी, जो अपनी जो मतलब जो कुछ प्रेमिसेस में 1983 से कई शॉपकीपर्स को वो उन्होंने जो है एक लाइसेंस शॉप्स दे रखी थी, और 29/5 डेट 2020 को ओरिजिनल जो प्लेंटिफ थे, जो ऑनर थे, उन्होंने एक लाइसेंसर थे, उन्होंने रिवोकेशन ऑफ द लाइसेंस, जो शॉप्स थी उनका जो लाइसेंस था उसको रिवोक के लिए एक नोटिस भेजा था। और अदर लाइसेंसेस जो दूसरी शॉप्स थी, जो एक तो रिस्पोंडेंट हो गए जो यहाँ पे हैं, और दूसरे भी कई भी ऐसे ही जो सिमिलरली जिनको शॉप्स अलॉट की थी उनको भी नोटिस भेजा था। अब जो है उसके बाद क्या हुआ कि लाइसेंसेस जिनको शॉप अलॉट की थी, रिस्पेक्टेड सूट्स थे, वो फाइल किए थे माननीय दिल्ली उच्चतम न्यायालय के समक्ष की अगेंस्ट द लाइसेंसर, और उन्होंने डिक्री ऑफ डिक्लेरेशन का एक सिविल सूट उस में फाइल कर दिया था जिन जो शॉप ओनर्स थे, और उन्होंने कहा था कि लाइसेंस जो है वो प्लेंटिफ जो ओरिजिनल ऑनर थे इन रिस्पेक्ट वो जो शॉप्स जिन्होंने दे रखी थी उनका जो लाइसेंस है, जिन्होंने ऑलरेडी होल्ड कर रखी है शॉप्स, वो लाइसेंस रिवोकेबल नहीं किया जा सकता, वो इरिवोकेबल है और परपेचुअल है। और जो नोटिस जो भेजा है ऑनर्स ने वो एक इलीगल है, वॉइड है और बैड इन द आइज ऑफ द लॉ है। और फिर साथ में डिक्लेरेशन मांगी थी, डिक्लेरेशन के लिए डिक्लेयर किया जाए कि प्लेंटिफ पास अनफेटर्ड राइट टू ऑक्यूपाई एंड यूज द प्लेंटिफ प्रेमिसेस, ये इन्होंने रिलीफ मांगी थी, और कहा था कि जो लाइसेंस है वो इरिवोकेबल है टिल जो डॉक्यूमेंट्स ऑफ ट्रांसफर और कन्वेंस है आर एग्जीक्यूटेड बाय द डिफेंडेंट। और इसके बाद डिफेंडेंट जो थे, जो ओरिजिनल ऑनर थे, जो यहाँ पर अपीलेंट हैं, वो हाई कोर्ट के समक्ष आए, उन्होंने एक वर्बल ऑब्जेक्शन रेज की कि सूट मेंटेनेबल नहीं है और सेक्शन 8 ऑफ आर्बिट्रेशन कॉन्सोलेशन एक्ट के तहत ये सूट है वो मेंटेनेबल नहीं है। और इसके बाद हाई कोर्ट ने वाइट ऑर्डर के सूट को डिसमिस कर दिया और पार्टीज को लिबर्टी दी कि वो अपना रेमेडी है आर्बिट्रेशन, जो आर्बिट्रेशन क्लॉज लगा रखा लाइसेंस एग्रीमेंट में, वो वर्बल प्रिया के बेसिस पे। तो माननीय हाई कोर्ट ने वो ऑर्डर पास किया और डिस्प्यूट को डिसमिस कर दिया और लिबर्टी दी कि ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील डिविजनल बेंच चाहें तो जा सकते हैं। डिविजनल बेंच के अगेंस्ट द सेड अपील और मैटर था वो रिमांड कर दिया
और लिबर्टी ग्रांट कर दी डिफेंडेंट को कि वो प्रेफर कर सकते हैं सेक्शन 8 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट के तहत जो डिफेंडेंट है वो कर सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की डिफेंडेंट ने, वो अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई थी। अब जब मैटर पेंडिंग ही था तब प्लेंटिफ ने एक एप्लीकेशन और फाइल की ऑर्डर 6 रूल 17 के अंदर सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में। उन्होंने अमेंडमेंट की प्लेंट की डिमांड मतलब रिक्वेस्ट की और प्लेंटिफ ने प्रपोज किया कि वो सूट को अमेंड कर दिया जाए और चैलेंज किया वेरियस मॉर्गेजेस क्रिएटेड बाय द डिफेंडेंट। कई डिफेंडेंट ने कई मॉर्गेजेस दे रखे थे इन द फेवर ऑफ द सर्टेन बैंक्स, होटल के जो मॉर्गेजेस दे रखे थे। तो फिर उस सेट एप्लीकेशन में इट इज अ केस ऑफ द बिहाइंड ऑफ द प्लेंटिफ की दैट कि मॉर्गेजेस जो डिफेंडेंट ने कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दे रखे हैं, बैंक्स को दे रखे, वो इलीगल है और वॉइड है कि वो इनकम्बर्स करते हैं इंटरेस्ट हेल्ड बाय द प्लेंटिफ इन दी सेट प्रेमिसेस फ्रॉम सो एंड सो डेट से। तो कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट जो है वो डिमांड की सॉर्ट की और pertaining to the rights of the plaintiff उस एप्लीकेशन बाय दिस एप्लीकेशन प्रे क्लॉज उसमें साथ एक और प्रे क्लॉज मांगी कि अमेंडेड मतलब एक सीकिंग फॉर डिक्लेरेशन अगेंस्ट द डिफेंडेंट प्ले क्लॉज को भी अमेंड की डिमांड मांगी, रिक्वेस्ट की और क्या कि मॉर्गेज जो है डीड जो एग्जीक्यूटेड हो रखी है इन दी फेवर ऑफ द बैंक, जो प्लेंटिफ ने मतलब जो ओरिजिनल ओनर ने जो भी कर रखा है मॉर्गेज वो वॉइड है और इलीगल है टू इस एक्सटेंट तक कि जब जो उनके ऊपर राइट्स को इनकम्बर्स करते हैं टाइटल और इंटरेस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट प्रेमिसेस। फिर उसके बाद एक और एप्लीकेशन मूव की उन्होंने उसके बाद एक और एप्लीकेशन मूव की जो प्लेंटिफ थे और उस एप्लीकेशन में ऑर्डर 1 रूल 10 के अंदर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत जो है वो डिफेंडेंट को मतलब जो बैंक्स को इम्प्लीड करने की रिक्वेस्ट की। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उनको पार्टी बनाया गया डिफेंडेंट नंबर 2 से लेकर 7 तक और उन सब एप्लीकेशन को अपोज किया डिफेंडेंट ने कि कहा कि वो मॉर्गेज जो है वो 1980 में थी और कोई चैलेंज तब तक उन्होंने कोई नहीं किया था मॉर्गेज का कि प्रेजेंट सूट में और देयरफॉर सेम कैन नॉट बी परमिटेड नाउ। सूट में कोई इसका जिक्र नहीं है इसलिए कोई चैलेंज नहीं किया तो अब वो परमिशन इस स्टेज पे वो नहीं कर सकते हैं और प्लेंटिफ का कोई राइट नहीं बनता अगेंस्ट द बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और क्योंकि और अमेंडेड एप्लीकेशन ऐसे केस में नहीं बनती है और प्रेयर जो हम मांगी गई है फॉर रिलीफ एंड डिक्लेरेशन इन दी सूट प्रॉपर्टी उसको पहले फर्स्ट डिसाइड किया जाना चाहिए और उसके अलावा उसके बाद ही कोई रिलीफ क्लेम कर सकते हैं डिफेंडेंट नंबर 2 और 7 से जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे। और इसके बाद प्लेंटिफ ने कहा कि इट्स उसके बाद ही प्लेंटिफ है वो क्लेम अपना राइट है प्रॉपर्टी में ले सकते हैं जब तक वो मैटर डिसाइड नहीं हो जाता। और इन द व्यू ऑफ द आर्बिट्रेशन साथ में बताया कि एक आर्बिट्रेशन क्लॉज भी है बिटवीन द पार्टीज और सूट जो है वो लायबल टू बी स्टेड बिफोर कोई एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट जो कि अभी तक जो पेंडिंग पड़ा हुआ है फॉर एजुकेशन के लिए। तो देखिए ये सारा इश्यूज आए थे। उसके बाद जो है एप्लीकेशंस को अलाउ कर दिया था हाई कोर्ट ने, उसके ऊपर जो है प्रेजेंट अपील फाइल की गई। अब देखिए इसमें डिसीजन था सारे दोनों काउंसिल्स ने अपने सीनियर काउंसिल्स हुए थे उन्होंने अपनी कंटेंशंस रखी थी और बाद में माननीय कोर्ट ने जो है वो निर्णय इस प्रकार सुनाया। इसमें देखिए कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट ने जब अलाउ की थी अमेंडमेंट एप्लीकेशन को इन दी पावर ऑफ ऑर्डर 6 रूल 17 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में वो प्रॉपर्ली अप्रिशिएटेड नहीं किया था इस फैक्ट को। तो फैक्ट ये था कि granted an amendment and permitting the application plaintiff to amend the application incorporate the prayer clause to declare the respective changes charges mortgage जो है वो void है ab initio है। the nature of the suit ऐसे करने से अगर इस तरह की एप्लीकेशन फाइल करने से जो पूरा नेचर ऑफ द सूट है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। और ये सेटल प्रोपोर्शन ऑफ लॉ है कि अगर प्लेंटिफ को परमिट कर दिया जाए कि प्लेंट को अमेंड करने के लिए इंक्लूडिंग प्रेयर क्लॉज को तो नेचर ऑफ द जो सूट है इज लाइकली टू बी चेंज्ड इन दैट केस। अब देखिए उन्होंने कहा कि इन दैट केस कोर्ट जस्टिफाइड नहीं करेगी कि ऐसी अमेंडमेंट को अलाउ किया जाए। तो और इसके साथ में ये भी बताया कि इस तरह से अलाउ करने से एक मिस जॉइंटर ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन भी हो जाएगा क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी पार्टीज बनाने के लिए कहा गया था। तो कहा था कि जो कॉज ऑफ एक्शन भी है वो अलग अलग बदल जाएगा तो मिस जॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन हो जाएगा। और फ्रॉम द इम्पिज्ड ऑर्डर पास बाय द हाई कोर्ट यहाँ से मतलब कंक्लूजन निकला कि हाई कोर्ट ने जो किया कि
जो प्लेंटिफ जो है वो एक डोमिनस लिटस है और हैवी रिलायंस जो है इसी इश्यू पर कस्तूरी का एक केस था उस पे ही रिलाई किया। लेकिन साथ में कोर्ट ने कहा कि प्लेंटिफ बेशक प्लेंटिफ इज डोमिनेंस लिटस जरूर है, उस केस में तभी हो पाता है जब पार्टीज जो हैं वो ऐड करती हैं डिफेंडेंट्स को जो कि एक नेसेसरी और प्रॉपर पार्टीज होती हैं। और प्लेंटिफ ऐसी स्टेज पे वो ऐसी पार्टीज को नहीं ज्वाइन करा सकता जो कि वो नेसेसरी और प्रॉपर पार्टीज ना हो। तो ऐसे में जो उस केस में ही प्लेंटिफ डोमिनेंस लिटस होता है जब कोई प्रॉपर नेसेसरी पार्टीज हो, और ऐसे नहीं कि कोई जो कि नेसेसरी पार्टीज नहीं है उसको भी प्लेंटिफ नहीं करा सकता है। तो यहाँ पे चीज बताई और साथ में कहा कि जो कस्तूरी का जो केस है वो ऐसे केस में एप्लीकेबल नहीं होता है और उसके फैक्ट्स अलग थे क्योंकि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट टू द सेल था, तो उसके फैक्ट्स भी ऐसे में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। और साथ में कोर्ट ने कहा कि जो रिवोकेशन और रेस्पेक्टिव लाइसेंस है प्लेंटिफ cannot be permitted to challenge the respective mortgage charges in the entire premises as void or ab initio. So in that case, appellant that apart from the facts, the first charge was created in year 1982. उसके बाद ही mortgage जो है वो rolled over हुए थे, have been rolled over, refinanced and replaced from time to time for continuous development of the hotel project. तो अंडर दिस सर्कमस्टांसेस की जो इम्प्यूज्ड ऑर्डर पास किया है हाई कोर्ट ने अलाउइंग एप्लीकेशंस ऑर्डर 6 रूल 17 और ऑर्डर 1 रूल और 10 की जो सिविल प्रोसीजर कोड की जो एप्लीकेशन है वो सस्टेनेबल नहीं है, वो आर अनसस्टेनेबल बोथ ऑन फैक्ट्स एज वेल एज ऑन द लॉ। तो ऐसे केस में उनकी जो अपील है अपीलेंट्स की वो अलाउ कर दी और जो हाई कोर्ट ने जो एप्लीकेशन अलाउ की थी ऑर्डर 6 रूल 17 और ऑर्डर 1 रूल 10 की जो एप्लीकेशंस थी जो प्रेफर की थी उसको क्वैश कर दिया, सेट असाइड कर दिया और प्रेजेंट जो अपील है वो अकॉर्डिंगली अलाउ कर दी। तो ये था देखिए ये रिसेंट जजमेंट थी माननीय हाईकोर्ट की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।